क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम देखें तो ये जो लेटेस्ट किताब है उसमें आपको डायरेक्ट यहाँ से इंट्रोडक्शन देकर यहाँ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में स्टार्ट कर दिया है। और ये इसका जो नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट है वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। पुरानी किताबों में इसमें कुछ और चीज़ें भी थी, जैसे कि रिलीफ के बारे में थोड़ा बहुत, क्लाइमेट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। ये 3 टॉपिक्स और एक्स्ट्रा थे। ये न्यू बुक्स में तो नहीं है, तो जिनको बुक के हिसाब से करना है वो इसको छोड़ो, बाकी से लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, जो पुरानी बुक का कॉन्सेप्ट है ये वो मैं आपको ये 10-15 मिनट एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसको डायरेक्ट देखो, नेचुरल वेजिटेशन जो इस बुक में दे रखा है ये सारा पिछली वीडियो में कवर्ड है। ठीक है, 15-20 मिनट मैं ज़रा इस पे लगाती हूँ, इस टॉपिक पे जो कि ओल्ड बुक में था। जिसको ये टॉपिक नहीं देखना है वो स्किप करके डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ आपका यहाँ से स्टार्ट है। ओके, सबसे पहले मैं ये वाला टॉपिक करा क्या रखा कि रिलीफ के अंदर देखो क्या क्या आता है। रिलीफ के अंदर आता है लैंड और सॉइल। जो लैंड है वो बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एक जगह पे किस टाइप की वेजिटेशन होगी उसको इम्पैक्ट करता है। दूसरी बात है माउंटेन रीजन में, प्लेट्यूज में, या अगर हम बात करें प्लेन्स में, या हम ड्राई रीजन्स की बात करें या वेट रीजन्स की बात करें, हर जगह अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होगी, अलग अलग टाइप की लैंड है। क्योंकि तो लैंड का नेचर है वो इन्फ्लुएंस करता है कि उस जगह पे किस टाइप की वेजिटेशन होगी। फर्टाइल लैंड जहाँ पे होती है जनरली वहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। यहाँ पे अनड्यूलेटिंग या रफ लैंड है वहाँ पे नहीं होता एग्रीकल्चर। जहाँ ग्रास लैंड है वहाँ कुछ और होता है, राइट। यानी कि हर लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। क्लास 10 में हम पढ़ते भी हैं ये लैंड यूज पैटर्न, राइट। कि कुछ लैंड ऐसी है जहाँ पे फॉरेस्ट है, कुछ लैंड ऐसी है जो कि खाली है, या तो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है, बैरन या वेस्ट लैंड है। फिर कुछ ऐसी है जो कि फेलो लैंड है, राइट, अदर देन फेलो लैंड है, कल्चरेबल लैंड है, बाकी सारी एग्रीकल्चर लैंड है। ये हम पढ़ते भी हैं क्लास 10th में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल भी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेस में अलग अलग होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में सैंडी सॉइल है, एरिड सॉइल, यहाँ पे कैक्टस या थॉर्नी बुशेस जो हैं वो उगते हैं। अगर हम वेट एरियाज़ की बात करें, वेट मार्शी एरियाज जो हैं, डेल्टा वाले जो रीजन हैं वहाँ पे मैनग्रोव्स होते हैं। ठीक है, हिल स्लोप्स की बात करें तो वहाँ पे सॉइल की थोड़ी डेप्थ होती है, तो वहाँ पे कैसे होते हैं, कॉनिकल ट्रीज होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये थी रिलीफ के बाद। अगर हम क्लाइमेट देखें तो क्लाइमेट में क्या क्या है, टेम्परेचर आएगा। एक जगह का टेम्परेचर कैसा है, मतलब टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी की भी बात करते हैं। क्लाइमेट के साथ साथ हम ह्यूमिडिटी की, प्रेसिपिटेशन की, सॉइल कैसी, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ते हैं ना इसको, तो कि भाई जो वीट है वो इस टेम्परेचर में उगता है, राइस इस टेम्परेचर में उगता है, टी, कॉटन, अलग अलग क्रॉप्स को उगने के लिए अलग अलग क्लाइमेट की नेसेसिटी है। हिमालयाज़ की अगर हम बात करें, जो हिमालयाज़ के स्लोप्स हैं, या हम पेनिनसुला में बात करें जिसकी हाइट 915 मीटर से ऊपर है, वहाँ पे टेम्परेचर गिरता है, वेजिटेशन भी चेंज होती है। और हम देखते भी हैं अगर ये अर्थ है, हम ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल रीजन में जाते हैं, ऑब्वियसली चेंज होती है वेजिटेशन। सिमिलरली ऊपर जाते हैं, अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है, टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है, सियागा वेजिटेशन मिलती है। ठीक है, फिर एक जगह पे फोटो पीरियड क्या है, क्लाइमेट के दूसरा सेक्शन क्या हो गया, फोटो पीरियड, सनलाइट। जहाँ पे सनलाइट एक जगह ऐसी है वह सनलाइट पूरे समय पड़ रही है, एक जगह ऐसी जहाँ सनलाइट आ ही नहीं रही, ऑब्वियसली लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट की वजह से ट्री जो है वो फास्टर ग्रो करेंगे समर्स में। फोटो पीरियड भी बताता है कि ये जगह पे कैसी वेजिटेशन। ठीक है, फिर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इंडिया में एंटायर, जो बेसिकली हम चैप्टर क्लाइमेट में पढ़ के आ चुके हैं, क्लाइमेट में पढ़ चुकी हूँ, जो इंडिया का कैसा क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया। ठीक है, और इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है
जून टू सितंबर हमारे यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। वो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो हमारे यहाँ पे बारिश लेके आ रही है, आपको ध्यान रखना है। समर्स के टाइम, समर्स के टाइम पे हमारे यहाँ पे कौन लेके आता है बारिश? साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये साउथ वेस्ट यहाँ से आ रही है, जहाँ से आ रही होती है वो डायरेक्शन देते हैं हम, जहाँ जा रही होती है वो नहीं। यहाँ से आ रही है ना, तो साउथ वेस्ट, इंडिया का मैप बना हुआ है, ठीक है, इस तरह साउथ वेस्ट मानसून हमारे यहाँ पे बारिश लेके आती है। और रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो समर्स के टाइम पे इंडिया में बारिश कौन लेके आता है? साउथ वेस्ट। और विंटर्स के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से जो विंड आ रही होती है वो बारिश लेके आती है, ठीक है। बट ये थोड़ी बारिश कम करती है, ये ज़्यादा करती है। क्यों? क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो आ रही है यहाँ अरेबियन सी के ऊपर से, तो मॉइस्चर लेडन विंड्स है ये ऊपर से आ रही है, लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो इनमें जो मॉइस्चर है वो थोड़ा कम है। ये सारा बता चुकी हूँ मैं कहाँ पे, क्लाइमेट चैप्टर, इससे पिछले ही चैप्टर में, चैप्टर 4 में बता चुकी, ठीक है। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, यहाँ पे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे ऑब्वियसली डेंस वेजिटेशन होगी, यहाँ पे लेस रेनफॉल है वहाँ इतनी डेंस वेजिटेशन नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्यों? फॉरेस्ट वाली बात तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब मेजर रोल ये प्ले करते हैं इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं फॉरेस्ट, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, है ना, और स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, लिवलीहुड प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ को, और पैनारोमिक, ये हम बात करते हैं सीनिक ब्यूटी को एनहांस करते हैं एनवायरनमेंट की ट्रीज, ना। और विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, रेनफॉल कॉज करते हैं, जब इवेपोरेशन होती है तो रेनफॉल कहीं ना कहीं हो रही है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन वाला जो प्रोसेस है जब वो होता है तभी तो रेनफॉल होती है, ट्रीज हेल्प इन दैट सो मच, ठीक है। ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं ट्रीज सॉइल को, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को। इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं काफ़ी टाइम से, अगर हम देखें तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो घरों के लिए लैंड को खाली करा जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, या कल्टीवेशन करने के लिए उनको खाली करा जा रहा है, ठीक है। माइनिंग के लिए, अर्बनाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग ऑफ पेस्टर्स, इससे क्या हो रहा है? जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो ऑफकोर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, राइट। वेजिटेशन कवर जो है इंडिया का इन लार्ज पार्ट्स इज नो नेचुरल इन रियल सेंस। अब देखो कुछ ऐसे रीजन है जैसे कि हिमालय जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते, जो हिली रीजन है सेंट्रल इंडिया के, या जो मरुस्थली है, ठीक है, मरुस्थली यानी कि जो डेजर्ट है, vegetation of the most of these areas have been modified at some places, yeah, they are replaced or degraded by human occupancy, राइट। जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है, वर्जिन वेजिटेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा अब चेंजेस अंडरगो कर रही है, ठीक है। अब जो ये चैप्टर है ना, ये आपका काट रखा है बुक में जो मैंने पढ़ा है अभी, बीच बीच में उसमें कुछ आपके फाइंड आउट के ब्लू बॉक्सेस दे रखे और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, और जब वो चैप्टर में इंक्लूडेड थे तो वो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते ही थे। तो वो क्वेश्चंस मैं ज़रा यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो पता होने चाहिए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, why are the southern slopes in Himalayas region covered with thick vegetation as compared to northern slopes of the same hills? तो ये तो क्वेश्चन, ये मैंने आपको जो पिछली वीडियो में नेचुरल वेजिटेशन कराया था तब भी बताया था कि हिमालयाज के बेसिकली सदर्न स्लोप्स पे आपको ट्रीज मिल जाएंगे, वेजिटेशन में करवाया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कहाँ कराया था मैंने, कहीं पर कराया होगा आई गेस, ये रहा, सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज पे वेजिटेशन है, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट में। तो इसका रीज़न भी तो आ सकता है कि सदर्न स्लोप पे क्यों है ना, ये सदर्न स्लोप्स जो हिमालयाज में है वो क्यों कवर्ड है थिक वेजिटेशन से, लेकिन जो उन सेम हिल्स का नॉर्दर्न स्लोप है वहाँ तो नहीं है, नॉर्दर्न स्लोप में नहीं है, सदर्न स्लोप में क्यों है फिर वेजिटेशन, यहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ क्यों है? तो सदर्न स्लोप्स जो है दे हैव थिक वेजिटेशन कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप्स, क्योंकि सदर्न स्लोप्स में बेटर सनलाइट है, बेटर रेनफॉल है, बेटर टेम्परेचर कंडीशंस है, ठीक है। देखो सदर्न स्लोप्स जो है वो सन को डायरेक्टली फेस करते हैं क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन इस टाइप की होती है, ये अर्थ है यहाँ पे माउंटेन, सदर्न स्लोप जो है
ये सन है तो वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, उनकी कुछ ओरिएंटेशन जो स्लोप है ना सदर्न स्लोप्स का वो है इस तरह कि ज़्यादा सनलाइट वहाँ पे आती है। और जो विंड्स है इंडियन ओशन की, ये आपकी इंडिया है, यहाँ पर माउंटेन्स है, तो इंडियन ओशन से जब ये विंड्स आ रही होती है तो ये पहले सदर्न स्लोप्स को, यहाँ सदर्न स्लोप्स को हिट करेंगी इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न स्लोप्स, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, मतलब देखो, और जो नॉर्दर्न स्लोप्स है वो रेन शेडो वाला रीजन है। रेन शेडो क्या होता है, मतलब देखो मान लो यहाँ बारिश हो, देखो इंडिया का ये वेस्टर्न कोस्ट देखें तो ये वेस्टर्न घाट्स है, विंड्स टकरा रही है, यहाँ बारिश कर रही है, यहाँ यहाँ पर जो येलो वाला शेडेड रीजन है यहाँ बारिश हो रही है। ठीक है, लेकिन जो ये ग्रीन वाला शेडेड रीजन है यहाँ बारिश नहीं हो रही। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये माउंटेन्स है, यहाँ पे विंड्स टकरा गई तो यहीं बारिश हो गई ना, पीछे तो माउंटेन्स के पीछे तो बारिश नहीं हुई। जो ये माउंटेन के पीछे ग्रीन वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया या लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही या बहुत ही कम बारिश हो। ठीक है, तो सेम सेम कॉन्सेप्ट सदर्न स्लोप्स के साथ है, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। सदर्न स्लोप्स सनलाइट ज़्यादा आ रही है उनके पास तो थोड़ा वार्मर है, और वार्मर टेम्परेचर फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए। और नॉर्दर्न स्लोप की बात करें तो वो थोड़ी कूलर है। ठीक है, ये ओरिएंटेशन, अब आप बोलोगे एक्सप्लेन दिस ओरिएंटेशन ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न स्लोप थ्रू अ पिक्चर। मैं एक पिक्चर जरा ढूंढती हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में अगर आ जाए तो ये नॉर्दर्न एंड सदर्न स्लोप की बात मैं कैसे कर रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो अगर हम नॉर्मल भी देखें, सी ये इस टाइप से माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेशन है ज़्यादा, यहाँ पर नहीं है, ये माउंटेन है, यहाँ सन है। यहाँ डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। पिक्चर ढूंढनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा समझ में आया क्या, कि अगर ये माउंटेन है तो ये सदर्न स्लोप हो गए, ये जो नॉर्दर्न स्लोप है ये खाली है, यहाँ सन है। ठीक है, पिक्चर मेरे को कोई नेट पे ऐसा मिल नहीं रही है ढंग की सी। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा और ढूंढ देन एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम फिर भी देखें तो सी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये माउंटेन्स है। ठीक है, इधर ज़्यादा वेजिटेशन है, यहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा है, यहाँ पर वेजिटेशन कम है, सन यहाँ है। गाइस देखो पिक्चर तो नहीं मिल पा रही है बट मैं सिंपल सी तरह से और समझा देती हूँ। देखो ये आपका हिमालयन माउंटेन है, 3D समझना है इसको। ठीक है, ये भाई पूरा एक माउंटेन है। जो आपका यहाँ पर क्या है, तिब्बत वाला रीजन है, और यहाँ पर क्या है माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है इंडिया में। अगर हम देखेंगे इंडिया के नक्शे में, ठीक है, देखो जैसे इंडिया के मैप पे चलेंगे तो यहाँ हिमालय, ठीक है। अब ये हिमालयाज़ के यहाँ पर क्या है, तिब्बत, तिब्बत है। यहाँ क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, तो जो ये हिमालय है, तो जो ये इधर इधर की तरफ फेस करते हुए जो स्लोप्स है, तो देखो मान लो ये हिमालय, ठीक है, यहाँ तिब्बत है और यहाँ इंडिया का प्लेन है, यहाँ सन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हीट आ रही है, यहाँ डायरेक्ट हीट नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये जो तिब्बत की तरफ फेस करते हुए हिमालय का स्लोप है वो नॉर्दर्न स्लोप, और जो ये हिमालय है ये वाले नॉर्दर्न स्लोप तिब्बत को फेस करते हुए, और ये वाले सदर्न स्लोप इंडियन प्लेन को फेस करते हुए। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि हिमालय के वो पार्ट जो फेस करते हैं इंडिया के प्लेन्स को, हिमालय की वो सदर्न साइड हुई, वो सदर्न स्लोप्स हुए, पे ज़्यादा रेन आती है मॉनसून विंड की वजह से, है ना। अब देखो हिमालय मान लो इस तरह से है, तो ये वाला, अब हिमालय आपका अगर मैं देखूँ तो इस तरह से है। ठीक है, तो जो ये वाला फेस है, ये
ये हो गया सदर्न स्लोप, और ये वाला फेस है, ये हो गया नॉर्दर्न स्लोप, हिमालय की पिछली साइड। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से अगर विंड आ रही है तो पहले वो यहीं तो लगेंगी, या इस वाले स्लोप पे लगेंगी ना। सिमिलरली सनलाइट भी यहाँ ज़्यादा आ रही है। ओके, और जो ये नॉर्दर्न स्लोप है हिमालय का, ये वाला जो नॉर्दर्न स्लोप है फेसिंग द तिब्बत, ये ड्रायर है क्योंकि वहाँ पे कम सनलाइट है, कोल्ड रीजन। ठीक है, अब समझ में आया नॉर्दर्न स्लोप का मतलब और सदर्न स्लोप का मतलब क्या है। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन और इसमें से बनता था, दैट व्हाई हैव वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन हो गया इसमें भी, कि भाई जो आपका ये है इंडिया, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का जो बेसिकली क्वेश्चन क्या है गाइस, why have the western slopes of the western ghats covered with thick forests and not the eastern slopes। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट, अब यहाँ से जो रेन आ रही है, सिमिलरली वही हिमालय वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, यहाँ से जो आपकी मानसून विंड्स आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून विंड, यहाँ बारिश कर दे रही है। पिछली तरफ वो विंड्स जा ही नहीं पा रही है, वो लीवर्ड साइन बन रही है, या रेन शेडो एरिया, ड्रायर रीजन बन रहा है। वही जो हिमालय में रीजन पड़ा था, वही रीजन यहाँ पे भी आ। ठीक है, और एक आता है आपका वन महोत्सव के बारे में। ठीक है, मतलब इसे तो एक्टिविटी में दे रखा था, बट वी नीड टू डिस्कस एवरीथिंग, वो भी बता रही हूँ क्या है वन महोत्सव। तो दिस इज बेसिकली एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल होता है जो इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं हम जुलाई के हमेशा फर्स्ट वीक में। जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, 1950 में इसको इनिशिएट किया गया था बाय के.एम. मुंशी, जो उस टाइम पे एग्रीकल्चर के यूनियन मिनिस्टर। इनका एम था कि लोगों को अवेयर कराया जाए फॉरेस्ट और ट्रीज की इंपॉर्टेंस के बारे में, और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करेगा। सिंपल सी बात ये वन महोत्सव के बारे में। ठीक है, और हाँ, एक क्वेश्चन था आपको, maximum area under forest cover, which union territory have maximum area under forest cover and which state of India have it। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर हम 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो जो लद्दाख है, इट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, और अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें हेक्टेयर्स में, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वहाँ पे ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, मतलब देखो लद्दाख की अगर बात कर रहे हैं तो जोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में, कि भाई जोग्राफिकल एरिया कितना ज़्यादा फॉरेस्ट के लिए है, तो वो लद्दाख में है। ठीक है, क्योंकि होल डेजर्ट इकोसिस्टम है इसीलिए। और फॉरेस्ट के एरिया की बात करें, फॉरेस्ट जहाँ पे कितना ज़्यादा कितने एरिया में सबसे ज़्यादा है, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। और स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, हाँ, फिर एक क्वेश्चन और एक चीज़ और था वहाँ पे डू यू नो वाले बॉक्स में, पुरानी बुक्स में, कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज कितना परसेंट, और अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कितना होना चाहिए आइडियल, आइडियल इज 33%। हमारे यहाँ है कितना 21.05%, जो आई गेस बढ़ गया होगा अब तो 2024 में। तो चेक करके मेरे को ज़रा कमेंट्स बता देना कि कितना फॉरेस्ट कवर इंडिया में है। फिर नेक्स्ट एक टॉपिक और था यहाँ पे इकोसिस्टम का। हाँ, तो आपको पता ही है कि भाई जो प्लांट्स हैं वो ग्रुप्स में होते हैं, कम्युनिटीज़, किसी एरिया में इस ये प्लांट्स मिल रहे हैं। इस तरह से होता है क्योंकि उस एरिया में जिस क्लाइमेटिक कंडीशन जो चाहिए उस प्लांट को उगने के लिए वो उस एरिया में है, तो उस टाइप के बहुत सारे प्लांट्स आपको एक रीजन में मिल जाएंगे। ठीक है, और प्लांट जिस टाइप के एक रीजन में है उससे रिलेटेड एनिमल्स उस रीजन में मिल जाएंगे। ठीक है, और जब ये वेजिटेशन को ऑल्टर कर दिया गया तो ये एनिमल से भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या हुई कि किसी एक एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अपनी उस फिजिकल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये एक इकोसिस्टम बनाता है।
अब ह्यूमन बींग्स भी एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं इकोसिस्टम का, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कैसे पार्ट है, क्योंकि वो वेजिटेशन को यूज़ करते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी वो यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो ह्यूमन बींग्स का ग्रीड है उसकी वजह से ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है इन रिसोर्सेज का। ट्रीज को ह्यूमंस जो हैं वो कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इवन जो एनिमल्स हैं उनको भी मार रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को भी खतरा पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसकी वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो कई सारे एनिमल्स जो हैं वो एंडेंजर्ड हो गए हैं, एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑफ ऑन लैंड, तो एक लैंड पे एक बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लाइफ है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बायोम। ये एक टर्म डेफिनेशन आ जाती थी एग्जाम में, बायोम। बायोम क्या है, एक बड़ा सा इकोसिस्टम जहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और जो प्लांट की स्पीशीज वहाँ पे है उसके नाम पे उसका हम नाम देते हैं भाई, तो इसलिए मतलब उस रीजन को हम बायोम बोलते हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। उसके बाद तो आपका ये नेचुरल वेजिटेशन वाला जो यहाँ पे बता रखा है डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट्स के बारे में, और ये मैप, ये तो आपका सेम है पुरानी बुक, ठीक है, ये सारा सेम है। फिर आपका जो आता है डायरेक्टली वो पार्ट आता है वाइल्ड लाइफ, यहाँ से शुरू होता है वाइल्ड लाइफ वाला, ठीक है। फ्लोरा तो हमने देख ही लिया पिछली वीडियो में, इंडिया की वेजिटेशन कितनी वाइड वैरायटी है। सिमिलरली हम जो है अपने फौना में, यानी कि एनिमल्स जो है हमारे यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ जो है उसमें भी हम लोग रिच है। अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़ है हमारे कंट्री के पास, 2,000 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, जो कि वर्ल्ड की 13% होती है पूरी। 2546 स्पीशीज़ है हमारे यहाँ पे फिश की, जो वर्ल्ड की 12% है। ऑल्सो 5 और 8% है वर्ल्ड के, मतलब 5 से 8% के बीच में हमारे पास एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स ऑफ द होल वर्ल्ड। जो एलिफेंट्स हैं, दे आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स। एंड एनिमल्स हमें कहाँ मिलेंगे, जो हॉट वेट फॉरेस्ट हैं असम के, कर्नाटका के और केरला के। फिर वन हॉर्न राइनो की अगर बात करें, वो भी एनिमल्स हैं जो स्वाम्पी मार्शी लैंड से मिलेंगे हमें असम के और वेस्ट बंगाल के। एरिड एरियाज़ की बात करें जैसे कि रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट, तो वहाँ पे हमें कैमल, जैसे अगर हम बात करें वाइल्ड एस, तो वो रन ऑफ कच्छ में मिलता है हमें, और थार डेजर्ट में हमें कैमल्स मिलेंगे, ठीक है। और इंडियन बाइसन की बात करें, नीलगाय हो गया, ब्लू बुल एंड चौसिंगा, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप एंड गजेल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर, वो भी हमें इंडिया में मिलेंगी। ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मंकीज जो है वो भी हमें इंडिया में मिल जाएगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था, पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया इज ओनली द कंट्री इन विच, जहाँ पे दोनों टाइगर और लायन दोनों हैं इंडिया में। नेचुरल हैबिटेट इंडियन लायन का गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, और टाइगर्स आर ऑल्सो फाउंड इन मध्य प्रदेश, द सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन। तो यहाँ से मैप का एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है एनिमल्स वो कहाँ पे है। जैसे कि इंडिया में सिर्फ एक ऐसी एक अकेली कंट्री है जिसके अंदर टाइगर की पॉपुलेशन भी है और लॉयन की पॉपुलेशन भी। इंडियन लॉयन कहाँ पे है, गिर फॉरेस्ट में, एंड गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन। और टाइगर्स मध्य प्रदेश में और सुंदरबन में और हिमालयन रीजन में मिल जाएंगे, और लेपर्ड्स जो हैं वो भी। तो जैसे टाइगर्स हैं, लायंस हैं, लेपर्ड्स हैं, चीता है और जैगवार है, इनके बीच में डिफरेंस जरा सर्च कर लेना नेट पे, इनकी पिक्चर्स देख लेना। 9th के सिलेबस में नहीं है बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो शायद मैं ही बता देती हूँ, डिफरेंस बिटवीन टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स, चीताज एंड जैगुआर्स। तो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें टाइगर्स की, तो हम पहले देखते हैं टाइगर। या तो इफ यू जस्ट लुक एट एनी टाइगर हेयर, तो बिग ऑरेंज बॉडीज पे ब्लैक स्ट्रिप्स है। फॉरेस्ट में ग्रासलैंड से मिल जाएंगे, मैंग्रोव्स जो है वहाँ भी मिल जाएंगे आपको ये।
ठीक है, और ये अकेले हंट करते हैं। और जितने भी कैट फैमिली है उसमें लार्जेस्ट आपको ये मिलेगा, और जो इनका रॉर होता है, रॉर वो बहुत लाउड होता है, बहुत डीप होता है। टाइगर देख लिया, तो टाइगर तो इजीली हम पहचान जाते हैं। लायन तो और भी इजीएस्ट है पहचानना। लायन टैन या गोल्डन ब्राउन की बॉडी होती है, सी। और जो टाइगर में जो मेल्स होते हैं उनके देखो ये हेड के अराउंड, ये हेड के नेक के अराउंड काफ़ी ज़्यादा थिक हेयर होते हैं मेल टाइगर्स के। ठीक है, और ये ग्रुप्स में रहते हैं, इसको हम प्राइड बोलते हैं, PRIDE। 10 से 20 लाइन के आसपास ग्रुप में रहते हैं। ये टाइगर से छोटे हैं अगर हम ध्यान से देखो तो, ठीक है। और इनका जो रॉर है वो लाउडेस्ट है। टाइगर सबसे बड़े हैं, टाइगर जो है वो सबसे बड़े हैं, देखो यहाँ टाइगर्स सबसे बड़े हैं साइज में कैट फैमिली में। और लायन का जो रॉर है, सिंघाड़ना जैसे कहते जो भी कहेंगे, वो लाउडेस्ट है। ठीक है, फिर अगर हम देखें लेपर्ड, तो लेपर्ड जो है दे आर स्मॉलर देन लायंस एंड गोल्डन बॉडी, जहाँ पे ये रोजेट शेप के स्पॉट्स हैं, ध्यान से देखोगे तो इस टाइप के स्पॉट्स हैं। ठीक है, एंड क्लाइंबर्स बहुत अच्छे हैं ये, एंड दे आर लेस, इनका जो रोर है दे आर डेट इज लेस लाउड देन लायंस एंड टाइगर्स। ये स्मॉल है लायन और टाइगर के कंपैरिजन। चीता अगर हम देखें तो स्लिम बॉडी है इसकी, ब्लैक टीयर लाइक लाइंस है, आइस है, माउथ, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है। देखो जैसे ये लाइंस हमें दिख रही हैं, ये लाइंस हमें, तो टाइगर तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, तो ध्यान से देखें, यू कैन इजीली भी आइडेंटिफाई टाइगर। टाइगर में तो कोई इशू है ही नहीं, जस्ट रिमूव। लायन में तो कोई वैसे भी कोई इशू नहीं बनता। इशू है लेपर्ड में, तो लेपर्ड और चीता, देखो लेपर्ड ये है, हम चीता देखें तो दिस इज चीता। तो इनकी बॉडी फिर भी सिमिलर सी दिखेगी, बट यहाँ पे देखो डॉट डॉट है, इनकी बॉडी पे सिर्फ डॉट डॉट्स हैं। इसकी बॉडी पे ये रोजेट शेप के है। और ये भी नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ फेस देखो, ये फेस क्लियर है, इन चीता के फेस पे ये टीयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो डिफरेंस बताता है लेपर्ड में और चीता में। और जैगुआर्स तो बहुत ही सिंपल है पहचानने, उनकी टेल से। दिस इज जैगुआर। इनकी जो स्पॉट्स से हम डिफरेंस समझ सकते हैं, देखो लेपर्ड में जो था ये नॉर्मल स्पॉट थे, सर रोज बन रहा है, ठीक है। जैगुआर में ये रोज बन रहा है, बीच में भी एक डॉट है, रोज बन रहा है बीच में भी एक डॉट है। और चीता तो भाई ये चीज़ है, तो टाइगर्स लायन एंड चीता इजीली वी कैन आइडेंटिफाई। लेपर्ड ये है, एंड जैगुआर बस ये है कि भाई इनके जो स्पॉट्स हैं डॉट नहीं है। जैगुआर के जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे डॉट है, इनकी जो टेल्स हैं वो छोटी भी, ठीक है। तो जैगुआर स्लो स्विमर्स होते हैं, चीतास फास्टेस्ट स्विमर्स हैं, ठीक है। दिस यू शुड बेसिक सी चीज़। ओके, अब जो हिमालयाज हैं दे हार्बर अ hardy range of animals that survive in extreme cold. Ladakh freezing altitude are a home to yak. आपको पता है लद्दाख में कितना ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे याक्स मिलेंगे। शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन, ठीक है। एंड तिब्बतियन एंटीलोप, एंड बहराल दैट इज ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, एंड द कियांग दैट इज तिब्बतियन वाइल्ड एस। तो ये मिलेंगे हमें हिमालयाज में, लद्दाख वाले रीजन में एनिमल्स, so you should know this. Ibex, bear, snow leopard, rare red panda are found in certain pockets of the Himalayas. इन द रिवर्स लेक्स, तो ये तो हिमालयाज की बात कर दी, ये तो हमने बात करी नॉर्मल लायन टाइगर्स की, इतनी हमारी स्पीशीज़ है नंबर, ये नॉर्मल बात कर दी कितने कितने किस टाइप के एनिमल्स हैं केरला में, असम में, वेस्ट बंगाल में, इधर उधर। ये हमने बात करी हिमालयाज में किस टाइप के एनिमल्स हैं। यहाँ हम बात करेंगे जो हमारे रिवर वाले रीजन है, लेक्स वाले, टाइगर कोस्टल एरियाज वाले रीजन है, वहाँ क्या क्या मिले। टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल्स हैं, ठीक है। एंड द लेटर इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। तो जैसे क्रोकोडाइल के ना कुछ टाइप्स होते हैं, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, ओके। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स कुछ होते हैं, नाइल क्रोकोडाइल्स होते हैं, अमेरिकन क्रोकोडाइल हो गए, मतलब अलग अलग कंट्रीज में होती, बट
वर्ल्ड टुडे रिप्रेजेंटेटिव जो है घड़ियाल जो है ज़्यादा मिलता है। बर्ड लाइफ की बात करें तो वो इंडिया में कलरफुल है। पिकॉक्स, फिजेंट्स एंड व्हाट इज फिजेंट्स कमेंट में बता दो। डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स ये हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट में और वेटलैंड वाले जो रीजन्स है वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और वी हैव सिलेक्टेड अ क्रॉप फ्रॉम आवर बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट फ्रॉम द रिवर्स ऑफ एडिबल प्लांट। यहाँ पे उगती है मेडिसिनल प्लांट्स उगते हैं। ठीक है, मिल्क एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उससे भी मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं मिल्क रियरिंग एनिमल से। और फिश से हमें न्यूट्रिटिव फूड मिलता है। इंसेक्ट्स पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। फ्रूट ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल harmful functioning and every species has a role to play in the ecosystem. वाइल्ड लाइफ में देखोगे तो सिर्फ रीड करने से कंसेप्ट समझ कुछ सब तो है ना। गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क क्या लिखा है उसमें। Government on Save Vulture task not to tiger protection body, rhino killed for horn, CBI to probe Ranthambore tiger deaths. What is the main concern highlighted in this news? And what are the various steps that Indian government takes to protect them? And how can we as an individual contribute to protect the endangered animals and birds? ये बेसिकली यहाँ पर इसने पूछा हुआ है। तो अगर देखें तो इसमें क्या है, प्रोटेक्शन बता रखी है इसमें टाइगर्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। पर्टिकुलरली जो रणथंबोर नेशनल पार्क है उसमें सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट दिखा रखा है। भाई वो सीबीआई प्रूव करेगी कि जो ये रणथंबोर टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। इलीगल एक्टिविटीज जैसे किलिंग ऑफ टाइगर्स की बात हो रही है। एंड ये राइनो किल्ड फॉर हॉर्न इसकी बात हो रही है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर हम लेके आए थे 1973 में। ठीक है, वल्चर को प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स गवर्नमेंट ने लिए। वल्चर सेफ जोन और नेशनल वल्चर रिकवरी प्रोग्राम है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हम लेके आए थे प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम बना रहे हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो काम करता है वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को कम्बैट करने के लिए। अवेयरनेस हम लोगों के बीच में एजुकेशन कैंपेन्स गवर्नमेंट कर रही है। बट हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, हम मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स को ना खरीदें जो कि एनिमल पार्ट से बनते हैं। टाइगर स्किन, राइनो होर्न से मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम सपोर्ट करें, एनजीओज को हम सपोर्ट करें, अवेयरनेस हम लोगों में फैले, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स को हम रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ट्रीज को प्लांट करें। सिंपल सिंपल काम हम लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के एफर्ट्स और हमारे इंडिविजुअल एक्शंस कंबाइन होंगे तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं द सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कि टाइगर्स, वल्चर्स या बाकी वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें। ठीक है, फिर ये मैप दिखा रखा है। मैप अभी देखते हैं, पहले ये पढ़ लो। Hence, conservation is essential. As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of human and animal resources by human beings, ecosystem has been disturbed. Obviously, ecosystem disturb हुआ है तो हमें उनको save करना है, उनको conserve करना है। About 1300 plant species endangered है और 20 species extinct है, just imagine। और काफ़ी सारी एनिमल स्पीशीज एंडेंजर्ड एक्सटेंट जो है वो हो चुकी है। मेन कॉजेज क्या है इन थ्रेट्स के, नेचर को मेन कॉजेज कौन, मेन थ्रेट जो है वो कौन कर रहा है, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। हंटिंग करके, पोचिंग करके, कमर्शियल पर्पज़ के लिए कि भाई राइनो की मार दिया उसके हॉर्न के लिए एंड फिर उसका कुछ ना कुछ बना के मार्केट में बेच दिया कमर्शियल पर्पज़। पोल्यूशन हो रहा है फिर इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट की वजह से एंड एसिड डिपॉजिट्स की वजह से। एलियन स्पीशीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे। तो ये सब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को क्रिएट कर रहा है। अब फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्चुअली में कर क्या सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो सेटअप करे हैं कंट्री में फ्लोरा और फ्योना को प्रोटेक्ट करने के लिए। पुरानी बुक जो है उसमें 14 लिखा हुआ है बट ये लेटेस्ट किताब है
इंक्रीज कर दिए गए हैं, तो 18 हो चुके, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स गवर्नमेंट ने करे। इनमें से जो 12 है, जैसे कि सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपल, पांचमरिच, अचानाकमर अमरकंटक, and Agastya Malai and Kazchendjunga and Panna have been included in the World Network of Wildlife Biospheres. ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है, जरा मेरे को ये बता। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूँ, तो देखो ये रहे आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में है। एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका वेस्टर्न घाट वाले रीजन में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये रहा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व हमारा मेघालय में है। नोकरेक नेशनल पार्क इंक्लूड करता है ये। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम और भूटान में है और ट्रांस बाउंड्री एरिया भूटान के साथ शेयर करता है। फिर है ये वाला जो है ये आपका सिक्किम में है। फिर ये वाला जो है ये मध्य प्रदेश में है, पाँचमारी हिल्स में है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये है ये छत्तीसगढ़ में है। फिर सिमलीपल पता होगा सबको, उड़ीसा में है। ग्रेट निकोबार, तो नाम से ही पता लग रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड्स। तो जो ये वाला है ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु में है। एंड ये गुजरात में है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। और कोल्ड डेजर्ट लद्दाख एंड डिब्रू साइखोवा, ये असम में है। और दिहांग दिबांग, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा है क्या? इसको तो थोड़ा सा आप शायद गैस भी कर सकते हो, अरुणाचल प्रदेश में है। और कौन सा रह गया? केरला और तमिलनाडु में है ये वाला। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम थे। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व सरकार ने क्या करा है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? बायोस्फीयर। सेकेंड, फाइनेंशियल टेक्निकल एड प्रोवाइड करी है बोटानिकल गार्डन्स को 1992 से। थर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रीन इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे हैं। फोर्थ, 106 नेशनल पार्क्स, पुरानी किताब में कम दे रखे हैं, 89 दे रखे हैं, तो उसको चेंज कर लेना। 106 नेशनल पार्क और 573 wildlife sanctuaries and zoological gardens are set to take care of the natural heritage. All of us must realize the importance of natural ecosystem for our own survival. It is possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. लास्ट में ये माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में दे रखा है। सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स। वेटलैंड्स क्या है पता है, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है पता है। विंटर के टाइम पे जैसे साइबेरियन क्रेन जैसी बर्ड जो है वो लार्ज नंबर्स में इंडिया में आती है। और कहाँ पे आती है? बेसिकली रन ऑफ कच्छ वाले एरिया। एट अ प्लेस में द डेजर्ट मर्जेस विद द सी, फ्लमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक प्लूमेज कम इन थाउजेंड्स to build nest mounds from the salty mud and raise their young ones. Is it one of the most extraordinary sites in the country? And is it not a rich cultural heritage of ours? Yes, of course it is. ठीक है, वो है माइग्रेटरी बर्ड, साइबेरियन क्रेन। एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो या
To which one of the following types of vegetation does rubber belong to? पता होना चाहिए ये. Tropical evergreen. Next, Chincona trees are found in rainfall more than 100 centimeter. In which of the following state is simply पल अभी बताया था ओडिशा. कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क्स में नहीं है? मानस. अभी ऊपर पढ़ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक सेकेंड, पिछली अगर मैं देखूं बुक में पहला क्वेश्चन है डायरेक्टली, व्हाई हैज इंडिया अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना. ये क्वेश्चन पुरानी बुक में भी है, इस बुक में. तो ठीक है, इसका आंसर है कि भाई इंडिया में डाइवर्स रिलीफ फीचर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है, तो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन, इसलिए डाइवर्स है. Quite a few species of plants and animals are endangered in India. Why? Increased population, deforestation, hunting, pollution, industrial waste, ये सब चीज़. Name different types of vegetation found in India and describe the vegetation of high altitudes. Tropical evergreen, tropical deciduous, tropical thorn, mountain forest and mangrove. और जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे है वो तुमने बताया रखा है अल्पाइन वेजिटेशन, इससे ज़्यादा, और जो ट्रीज उसमें मेंशन करे थे वो बता देना. फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फ्योना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसीडियस. तो बता चुकी हूँ, इनको हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं. ट्रीज से शेड, लीव शेड नहीं करते, रेनफॉल 2 से ज़्यादा चाहिए. इनको मानसून बोलते हैं. ट्रीज ये शेड करते हैं 6 से 8 हफ्ते समर्स में, और रेंज इनको चाहिए इतना सेंटीमीटर्स की. फिर फ्लोरा यानी कि प्लांट स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन में, और एनिमल स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन में इज फ्लोरा. नेक्स्ट शो है टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ रीजन. तो ट्रॉपिकल में टाइगर और एलिफेंट्स मिल जाएंगे, माउंटेन में स्नो लेपर्ड मिल जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? गिव 2 एग्जांपल्स. बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल सुंदरबन एंड गल्फ ऑफ मन्नार. अब पिछले जैसे 3-4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा थे, ये हो गया ओवर. अब जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था आपको, बिगनिंग में कुछ 15-20 मिनट के जो पुरानी बुक में टॉपिक था जो नई बुक से कट चुका है वो बताया था. तो उसमें से 2 क्वेश्चन थे, इकोसिस्टम की डेफिनेशन और जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया. ये 2 क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, वो मैं कवर करवा चुकी हूँ, तो इजीली हो ही जाएगा. नेक्स्ट, मैप पे 2 नेशनल पार्क्स, ठीक है, तो ये तो हम कर ही चुके हैं, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये वाला भी मैं करवा देती हूँ. और ये करना है आपको, प्लांट ए ट्री एवरी. ओके, अब ये मैप ज़रा देख लेते हैं. इस मैप में क्या है? वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के बारे में है. तो अगर हम नेशनल पार्क देखें तो यहाँ ग्यूंडी नेशनल पार्क है, यहाँ बंदीपुर नेशनल पार्क, उसके बाद यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, कहाना नेशनल पार्क है, सिमलीपल नेशनल पार्क है, ताडोबा नेशनल पार्क है, राजगिर नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, शिवपुरी, राजाजी, कॉर्बेट, दुधवा, and this is Dachiram, मानस, काजीरंगा, गोरुमारा. कैसे याद होंगे? जब आप डेली इनकी मैप पे प्रैक्टिस करोगे तब याद होगा. इंडिया की स्टेट्स, इनकी कैपिटल्स आनी चाहिए, तब ये याद होगा अच्छे से. नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क के बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बर्ड सेंचुरीज. तो एक तो ये हो गई, वेदांतांगल, रंगनाथितु, और तो नहीं दिखा रखी मैप में कोई भी, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो मुदुमलाई, पेरियार, कवल, पोचाराम, एथुरनगरम, तंपारा, चंद्राप्रभा, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड दिस वाज ऑल, ठीक है, अबाउट द चैप्टर 5 इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 करेंगे.